हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आज आप बेहतरीन पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, तो फिर इंतजार किस बात का है। चलिए शुरू करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का आज का हमारा सफर। वैसे दोस्तों, आज का ये सफर बड़ा ही रोचक है, क्योंकि आज है जन्मदिन एक ऐसे शख्स का जिसने अपने हुनर की चमक से सभी को फीका कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा यानी 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जबकि इस श्रेणी के लिए उन्हें 19 बार नॉमिनेट किया गया था। उनकी बादशाहत की चर्चा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। दिलीप साहब एक ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें अब तक सबसे ज्यादा सम्मानों से नवाजा गया है और उनकी इस कामयाबी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले दिलीप कुमार का असली नाम है मोहम्मद यूसुफ खान और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में। देश के बंटवारे के समय इनका पूरा परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आकर बस गया था। फिल्मों में आने से पहले तक दिलीप जी पुणे की एक कैंटीन में ड्राई फ्रूट सप्लायर का काम किया करते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि जिस शख्स का नाम आज भी फिल्मों की पहचान बना हुआ है, उस शख्स ने बचपन में कभी एक बार भी इस दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ तक कि 14 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी फिल्म देखी नहीं थी। लेकिन जब तकदीर की लकीरों में भविष्य तय हो चुका हो तो भला उसे कौन रोक सकता था। फिल्मों में दिलीप साहब की एंट्री भी कम फिल्मी नहीं थी। एक बार बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय और देविका रानी दोनों मिलिट्री कैंटीन में थे और यहाँ पर उनकी नजर पड़ी दिलीप कुमार साहब पर। बस उन्होंने दिलीप जी को देखते ही अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया और आज जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं वो भी देविका रानी जी ने ही इन्हें दिया था। That kind lady, Mrs. Devika Rani Rai, at that time, she thought that be a good material for trying out. So I confessed to them that I don't think that I am the right kind of material. And, asked me if I had ever acted in a play. I confessed I have not. And I hadn't seen many films. Of course, I used to see good Western films. The school used to take us all. So if Dilip Kumar can become an actor, I think anybody can. 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा के साथ दिलीप साहब ने अभिनय की दुनिया में अपने कदम रखे। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन 1947 में आई फिल्म जुगनू ने इनके नाम को भी चमका दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपनी नासमझी में तुमसे बहुत कुछ कह भी गया हूँ जुगनू, जुगनू मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस फिल्म के बाद उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था और नए अभिनेताओं के आने के बावजूद दिलीप जी का स्थान हमेशा अलग ही रहा। 1948 में आई फिल्म मेला, 1949 में आई अंदाज, 1958 में आई दीदार और देवदास ने दिलीप जी को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग बना दिया था। ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश न आने पाए। इस नाम के बाद दिलीप साहब ने फिल्म मधुमती व राम और श्याम में कुछ हल्के फुल्के किरदारों को निभाकर उन्हें जीवंत कर दिया। इसके बाद मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मुग़ल-ए आज़म में इन्होंने सलीम का किरदार ऐसा निभाया कि कई सालों तक उसे भुलाया ही नहीं जा सका। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज ज़िल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे सब की हद मुक़द्दर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने किरदारों पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया और 44 साल की उम्र तक शादी ही नहीं की। ये वही उम्र थी जब उनके जीवन में आना हुआ हिंदी सिनेमा की बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक नसीम बानो की बेटी शायरा बानो का। छोटी सी उम्र में है लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में है लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दिलीप जी के करियर पर एक नजर डाली जाए तो ये आसानी से देखा व सुना जा सकता है कि फिल्मों में मोहम्मद रफी, तलक महमूद और मुकेश जैसे कई बड़े गायकों की आवाज दिलीप साहब की आवाज बन चुकी थी। फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे कई सुपरहिट हीरोज की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन दिलीप साहब का दबदबा अभी भी कायम था। फिल्म शक्ति ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें अमिताभ जी ने दिलीप कुमार के बेटे का रोल निभाया था। There are several artists who are extremely good and certainly much better than I am. The history of Indian cinema will be written. It will always have before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. दिलीप साहब ने अपने करियर में मात्र एक ही फिल्म प्रोड्यूस की और वो फिल्म थी 1961 में आई गंगा जमुना। हिंदी सिनेमा से दिलीप जी का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी था और यही वजह थी कि उन्होंने बहुत सी विदेशी फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। वर्ष 1981 में मनोज कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति ने एक बार फिर से दिलीप जी के अभिनय को पर्दे पर जिंदा कर दिया। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। वर्ष 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर दिलीप साहब की आखिरी हिट फिल्म थी। वर्ष 1998 में दिलीप जी उमेश मेहरा की फिल्म किला में एक खलनायक की भूमिका में नजर आए थे। इनकी दो फिल्मों नया दौर और मुगल आजम को वर्ष 2008 व 2004 में रंगीन बनाकर एक बार फिर दोबारा से पर्दे पर लाया गया था। भारतीय सिनेमा में अपने अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1993 में दिलीप जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1991 में पद्म भूषण और 1994 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। अपने आप में ही फिल्मों से जुड़ी हर एक बारीकी को बयां करने वाले इस लेजेंडरी फिल्म एक्टर को उनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम। वैसे दोस्तों, फिल्मों की खूबसूरत दुनिया से बाहर निकलकर हम बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे आज उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये खेल आज से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के जमाने से खेला जाता रहा है। ये खेल दिमाग की नसों को हिलाकर रख देने वाला खेल शतरंज है, जिसकी बिसात पर जीत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन शतरंज की दुनिया में भारत की बादशाहत कायम करने वाले विश्वनाथन आनंद आज इस खेल के दूसरे पर्याय बन चुके हैं।
विश्वनाथन के पिताजी रेलवे में जनरल मैनेजर थे और इसीलिए आनंद ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताते थे। शतरंज की चालें भी उन्होंने अपनी माँ से ही सीखी थीं। और पता है दोस्तों, 6 साल की उम्र में अक्सर शतरंज की बिसात पर ये अपनी माँ को भी मात दे दिया करते थे। शतरंज के खेल में दिमाग को कंप्यूटर की रफ्तार से भगाना पड़ता है और इतनी छोटी उम्र में क्या आप बेहतरीन चाल चलने की कल्पना कर सकते हैं? इसीलिए सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा जिसका दिमाग साधारण से कहीं ज्यादा तेज हो। यदि बात आनंद जी की निजी जिंदगी की करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स में पूरी की है और वो बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसीलिए इतनी सफलताओं के बावजूद वो मीडिया से दूर ही रहे। आज भला कौन ऐसा करता है? आनंद जी की यही खूबियां उन्हें एक असाधारण स्पोर्ट्समैन बनाती हैं। Just seems to attract prodigies. I mean, people who take to it. I think I would compare it to a language. It's something that you just pick up. It's much easier to pick up languages when you're young. In the same way, I think it's easier to pick up chess when you're young, and you can get very good at it very fast. The youngest of 3 children. My brother is 13 years older. My sister is 11 years older. So I'm by far the youngest. And my mother was the one who taught me how to play chess. So her family used to play chess. Some of my uncles played chess in university, were university champions and things like that. And I learned it from her when I was 6. Then I started to go to a chess club, played a little bit. शतरंज के बादशाह आनंद का करियर बहुत तेजी से शुरू हुआ था। मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्होंने नेशनल सब जूनियर चेस चैंपियनशिप में जीत दर्ज करके देश में अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसके साथ वो देश के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बन गए। Chess is a game, I think, that fascinates someone very fast. I watched my elder brother and sister play chess, and being the little one, I immediately went to my mother and asked her to teach me as well. She taught me, and I think within a few months I was hooked. There's something about the game, you just want to keep trying it out. Within a year, I'd already joined a chess club, and it all went pretty fast. साल 1984 में 16 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर सभी को अचंभे में डाल दिया। ये चैंपियनशिप उन्होंने लगातार 2 बार जीती। अब इस प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल दिखाने का इंतजार था और न सिर्फ इनके माँ बाप को बल्कि पूरे देशवासियों को आनंद से देश का नाम रोशन करने की उम्मीद भी थी, जो कि पूरी भी हुई वर्ष 1987 में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतकर वो ये खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बने और वर्ष 1988 यानी 18 साल की उम्र में आनंद कोयम्बटूर में हुए इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को जीतकर देश के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए। I think becoming a grandmaster is something I managed without any pressure. It was a sort of a race to see which Indian would become the first grandmaster because it was a barrier which we hadn't broken. But precisely because no one had done it before, there was no expectation that it would happen this time. I think after that, again when I won the World Junior, it was a pleasant surprise. But if I hadn't won, it's not like I'd have let people down because nobody really expected that. But maybe I started feeling sort of weight of expectations, that sort of thing a bit later, maybe 3-4 years later, around 1990 when I qualified for the candidates and so on. But everything you do for the first time, it's nice. इस जीत ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री का हकदार बना दिया। वर्ष 1993 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर उन्होंने शतरंज के बड़े खिलाड़ियों जैसे गैरी कास्पेरोव और एंटोली कार्पोव के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। 1994 और 95 के बाद उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना गया, जिसमें FIDE और PCA भी शामिल हैं। FIDE में कुछ करीबी हारों के बाद आखिर ये शतरंज उस्ताद विश्व विजेता बन ही गए। साल 2000 में पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर आनंद ने भारत के पहले शतरंज विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
हालांकि वर्ष 2002 में आनंद फाइनल मुकाबले में हार के बाद नंबर 2 पर पहुंच गए, लेकिन 2007 में एक बार फिर से उन्होंने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 साल तक विश्व विजेता बनकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। विश्वनाथन आनंद विश्व के उन 6 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2800 रेटिंग अंकों से कहीं ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। शतरंज के इस बादशाह से शहंशाह तक का सफर तय करने वाले आनंद का दिमाग कितना तेज है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2003 में उन्होंने 10 सेकंड में अपनी शतरंज की बाजी खेलकर कंप्यूटर को भी मात दे दी थी, जबकि विश्व चैंपियनशिप में इसके लिए 25 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। शतरंज के साथ साथ आनंद एक बेहतरीन बहुभाषी भी हैं। तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी कई भाषाओं पर उन्हें महारत हासिल है। इसके अलावा उन्हें पढ़ना, तैरना और संगीत सुनना काफी पसंद है। उनकी प्रतिभा के कारण ही कई बार उन्हें टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आनंद एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें नवंबर 2010 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए आयोजित किए गए डिनर में आमंत्रित किया गया था। 6 बार शतरंज का ऑस्कर जीतने वाले इस जादूगर ग्रैंड मास्टर को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि जो कवि होते हैं उनकी जिंदगी बहुत से अच्छे बुरे अनुभवों की साक्षी होती है। आज ही के दिन वर्ष 1882 में पौंडीचेरी में जन्मे चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती भी एक ऐसे ही कवि, दार्शनिक व दृष्टा हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही पूरे देश को अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया था। अपनी पूरी जिंदगी गरीबी, खराब सेहत, परेशानियों और अधिकारियों के दबाव के बीच गुजारने वाले सुब्रमण्यम भारती ने हमेशा देश के अच्छे भविष्य का सपना ही देखा। उन्होंने हमेशा अपनी कविताओं में मातृभूमि व मानवता के प्रति प्रेम की भावना को जिंदा रखा था और आज भी उनका साहित्य देश प्रेम की अटूट भावना से ओतप्रोत ही नजर आता है। भारती का जीवन एक ऐसे ही हीरो की दास्तान है जिसने ताउम्र विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद जीत हासिल की। उनके गुणों की जितनी भी तारीफ की जाए वो शायद कम होगी। खुदा पर, खुद पर और देश पर अपने अखंड विश्वास से उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही राह पर चलने के दौरान जीत मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस तरह सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला का दर्जा प्राप्त है, उसी तरह भारती को आजादी का विजेता कहा जाता है और ये बात उनकी बहुत सी कविताओं में नजर भी आती है। जय जय वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम। तो सुना दोस्तों आपने भारती जी की आत्मा से निकले इन शब्दों को। बेशक ये लाइनें 4 हों लेकिन इनकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय एकता के इस कवि ने बचपन से ही साहित्य पढ़कर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को आकार देना शुरू कर दिया था। वर्ष 1904 में भारती ने मद्रास के एक अखबार स्वदेश मित्र में बतौर सहायक संपादक ज्वाइन किया। उनका मुख्य काम अंग्रेजी खबरों को तमिल में अनुवादित करना था और उस वक्त ये एक कठिन काम माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी लेखन शैली से तमिल भाषा को आकर्षक बनाने के साथ साथ उसका विकास भी किया। उन्होंने विवेकानंद, श्री अरबिंदो के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिए गए कई अध्यक्षीय भाषणों का अनुवाद भी किया था और इसी दौरान देश के प्रति इनका प्रेम बढ़ता चला गया और फिर 15 सितंबर 1905 में स्वदेश मित्रम में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। 28 सितंबर 1905 को हुए बंगाल विभाजन ने दूसरे नेताओं की तरह भारती को भी राजनैतिक और सामाजिक जीवन में ला खड़ा किया। इसके बाद भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रमुख सिपह सालार बन के सामने आए।
इन्होंने महिलाओं की स्थिति के खिलाफ अपनी कलम चलाई और लोगों को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वर्ष 1906 में सिस्टर निवेदिता से हुई इनकी मुलाकात के बाद भारती जी के जीवन में एक खास बदलाव आया। वो देखकर हैरान थे कि एक इंग्लिश महिला अपना देश छोड़कर कैसे इतनी शिद्दत के साथ भारतीय लोगों की सेवा में समर्पित है। सिस्टर निवेदिता ने ही भारती को दुखी भारत माँ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। अब भारती ने सिस्टर निवेदिता को अपना गुरु मान लिया और अपना सर्वस्व भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में लगा दिया। उनके लेखन में क्रांति का प्रवेश हो गया और यही वजह रही कि उन्हें पौंडीचेरी से निकाला गया। शहर से निकाले जाने के बाद भारती श्री अरबिंदो जी व आजादी के लिए लड़ रहे बहुत से दूसरे प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आए और वंदे मातरम गीत को एक नया आकार प्रदान किया। दस सालों तक अपने राज्य से बाहर रहने के बाद 1918 में ये अपनी पत्नी के साथ पौंडीचेरी वापस लौटे, लेकिन अपने उग्र विचारों के कारण इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां एनी बेसेंट व रामास्वामी अय्यर के प्रयासों के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। वर्ष 1920 में अपने कार्यों को प्रकाशित करने के मकसद के साथ भारती फिर से मद्रास आ गए और स्वदेश मित्रम के साथ बतौर सहायक संपादक जुड़ गए। 11 सितंबर 1921 में मंदिर से निकले एक हाथी से इनकी जोरदार टक्कर हुई और फिर आजाद विचारों वाले इस कवि ने हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह दिया। सुब्रमण्यम भारती आज कहीं भी हों, उनकी कविताओं और शब्दों का जादू अभी भी बरकरार है। आज इस महान दृष्टा व आजाद कवि को उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एपिसोड। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। मिलते हैं कल फिर से एक बार बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षाया सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,